कल की क्लास में हमने पढ़ा था मेवाड़ के उद्धारक राणा हमीर, फिर उसके पश्चात पढ़ा था हमने राणा लाका, और उसके पश्चात हमने पढ़ा था राणा मोकल के बारे में। मोकल के बारे में पढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि 1433 में मेवाड़ पर गुजरात के शासक ने आक्रमण कर दिया था। फिर उसके पश्चात कुछ समय बाद में 1433 में चिलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल की हत्या है उसी के सैनिकों द्वारा कर दी गई थी। तो इनकी हत्या के पश्चात क्या हुआ कि इन्हीं के बेटे कुंभा को मेवाड़ का शासक बना दिया गया था। मेवाड़ का शासक पश्चात बनने के पश्चात कुंभा जी के दिमाग में काफी सारी चीजें आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन शाम को बैठे बैठे राजमाता हंसाबाई के पास वार्तालाप का प्रस्ताव भिजवाया था कि राणा जी है, उन्हें कुछ वार्तालाप करना है। जब हंसाबाई और कुंभा जी है वो दोनों बैठ के बात कर रहे थे, तो कुंभा जी ने उनसे कहा कि जो हत्या हुई है ये सवाल केवल उनके पिताश्री या फिर राजमाता के बेटे का नहीं है, बल्कि प्रजा के स्वामी का सवाल है। प्रजा की नज़र में एक सवाल आ रहा है कि भाई उनके जो राणा जी है उनकी उन्हीं के सैनिकों ने ऐसे हत्या कैसे कर दी। क्या जो मेवाड़ी सेना है इसका नैतिक पतन हो रहा है, या फिर जो मतलब मेवाड़ी सेना है उसके सैनिक है वो अपने स्वामी की कैसे हत्या कर सकते हैं, वो विश्वासघात कैसे कर सकते हैं। तो कहा कि जो ये उनके दिमाग में जो ये सवाल आ रहा है इसका कोई ना कोई तो हल होना ही चाहिए। तो हंसाबाई ने कहा कि जो हमारे भैया जी है रणमल जी है उनसे हम बात करेंगे और कोई योजना बनाएंगे। तो कुंभा जी ने कहा कि राजमाता योजना तो हमने बना ली है, बस इस योजना को एग्जीक्यूट करना है, तो आप हमें तथास्तु बोल दे तो हम इस योजना पर काम करें। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, आपने जैसा कोई प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करें। तो राणा जी ने क्या किया, मालवा के शासक है वहां पे प्रस्ताव भिजवाया था कि जो हमारे पिता का हत्यारा है ना वो आपकी रियासत में भाग कर आ गए हैं, हमें ऐसे पता चला है कि वो भाग करके मालवा आए हैं, तो आप ऐसा करें कि उन्हें वापस हमें सौंप दें, और हमारी प्रजा है उन्हें सजा देना चाहती है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के मालवा के जो शासक थे महमूद खिलजी, उन्होंने कहा कि भाई हम तो ऐसे किसी को नहीं भेजने वाले, उन्होंने भेजने से इनकार कर दिया। राणा जी ने कहा कि भाई मेवाड़ के शासक के हत्यारे हैं, उनको महमूद खिलजी ने शरण दे दी है और वापस भेजने से भी इनकार कर रहा है, इस तरह से तो वो हमें युद्ध की चेतावनी दे रहा है। तो क्या किया, कुंभा और रणमल इन्होंने मिलकर के मालवा पे आक्रमण कर दिया, और इस दौरान सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। सारंगपुर का युद्ध है ये 1437 में लड़ा गया था। ये किसके मध्य लड़ा गया, तो मालवा के शासक महमूद खिलजी और राणा कुंभा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा कुंभा ने महमूद खिलजी की सेना को धूल चटा दी थी, और बहुत बुरी तरीके से उसकी सेना को पराजित किया। और इस जीत की याद में कुंभा जी ने मेवाड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। इस युद्ध के बाद में क्या हुआ कि वो शासन कार्य चल ही रहा था, तभी सामने आया कि जो रणमल है उनका प्रभाव है वो मेवाड़ के दरबार में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। परंतु रणमल है उसके दिमाग में भी एक सवाल आ रहा था कि हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से मेवाड़ का शासन तो मैं संभाल रहा हूँ, परंतु कुंभ है ये भी वही धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और इस ये सारंगपुर के युद्ध में वो इसने बहुत अच्छे से सामने वाली सेना को पराजित कर दिया था। ये भी कल को एक बहुत अच्छा शासक बन जाएगा। उधर सिसोदियों के नेता राघव देव है, उनका भी सिसोदियों में बहुत महत्व है। कल को अगर कुंभा ने सिसोदियों के जो नेता है राघव देव, अगर इसको महत्व दिया तो हमारे जो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ का शासन है वो तो हमारा हाथ से चला जाएगा। तो क्या किया जाए, तो रणमल ने क्या किया कि जो सिसोदियों के नेता थे राघव देव, इनकी हत्या करवा दी। तो पहले हुई थी मोकल की हत्या, फिर राघव देव की हत्या। राघव देव है ये चुंडा के छोटे भाई थे। तो सिसोदिया नेता थे ने इन सब में क्या हुआ था, आक्रोश पैदा हो गया कि भाई रणमल है वो हमारे किसी सिसोदिया को कैसे हत्या कर सकता है। इतने दिन तो मोकल की हत्या किसी सैनिकों ने की थी,
पर ये तो मारवाड़ से हमें संरक्षण देने, हमारे राणा जी को संरक्षण देने आया था, और यही हमारे सिसोदियों को नष्ट कर रहा है। तो फिर तो इस हत्या से हंसाबाई के दिमाग में मुगल की हत्या के समय जो सवाल आया था ना, वो वापस अब और आ गया। वैसे हंसाबाई को रणमल पे शक भी होने लग गया था कि भाई जो रणमल जी है, ये ना अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलाना चाह रहे हैं और अपनी बागडोर है वो अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं। परंतु जब राघवदेव की हत्या हो गई ना, तब उसका वो शक है ना, वो यकीन में बदल गया। वैसे महिलाएं है ना, वो जितनी चतुर होती है ना, उतना ही ज्यादा वो शक भी करती है। इस शक के बदौलत ही उन्होंने चुंडा जी पे शक किया था, और चुंडा जी है वो मालवा चले गए। और अब वो रणमल पे शक करने लगी कि भाई राघव देव की हत्या करवाई तो इनके दिमाग में कोई ना कोई योजना जरूर चल रही है। तो हंसाबाई के दिमाग में आया कि अब चुंडा जी को वापस बुलाने का वक्त आ गया है। तो हंसाबाई ने संदेश भिजवाया था चुंडा जी को कि भाई चुंडा जी आप वापस आओ, मेवाड़ को आपकी जरूरत है। उधर भाई चंडा जी है, वो चुंडा जी भी काफी विकट परिस्थितियों से गुजर रहे थे, और वो उन्हें भी इंतजार था कि काश कोई हमें मेवाड़ से संदेश भेज दे। और जब संदेश आया तो चुंडा जी ने कहा माँ मैं आ गया। तो चुंडा जी है वो वापस आ गए मेवाड़। फिर जब चुंडा जी वापस आए तो उन्होंने हंसाबाई से पूछा कि भाई हमें वापस बुलाया गया है, इसके पीछे क्या कारण है। तो हंसाबाई ने ऐसे ऐसे पूरे घटनाक्रम बताया कि भाई ऐसे ऐसा हुआ था, इन्होंने राघव देव को भी मरवा दिया, पहले मोकल जी की भी हत्या हो गई। तो मेवाड़ में ना असुरक्षा का माहौल बन रहा है। और वो वैसे चीनी भरी भरी बातें करने लगी हंसाबाई चुंडा जी के सामने। चुंडा जी को कहे कि मेवाड़ को ना सुरक्षा और स्थायित्व की जरूरत है, और ये सुरक्षा और स्थायित्व है ना, ये केवल और केवल आप प्रदान कर सकते हो। वैसे उधर चुंडा जी में मन मन में सोचे, हाँ मुझे पता है मैं कौन सी सुरक्षा प्रदान कर सकता हूँ, इतनी सुरक्षा प्रदान कर सकता हूँ मैं, आपको लगता है तो पहले मुझे यहाँ से भेजा क्यों था। तो कोई ना, अब बुला ले तो देर आए दुरुस्त आए, ठीक है अब बुलाए तो ही ठीक है। तो चुंडा जी ने और हंसाबाई ने एक योजना बनवाई थी। तो चुंडा जी ने पूछा हंसाबाई से कि भाई अब क्या करना है आगे। तो हंसाबाई इन्होंने कहा कि जो हमारे भैया है ना, इन्हें शराब का बहुत शौक है। चुंडा जी समझ गए कि अब आगे क्या करना है, कि कल शाम को उनके भाई वो पार्टी है, तो आप देख लेना। उधर हंसाबाई है, उन्हें पता था एक दासी के बारे में, रणमल की दासी थी भारमली, उस भारमली के बारे में। तो उन्होंने भारमली को दूसरे दिन सवेरे सवेरे बोला कि भारमली ये सारी शराब है, ये शराब ले जा करके आसाम को उधर पार्टी है वहां जाना। शाम को भारमली उधर शराब वराब लेके गई तो रणमल ने पूछा कि भारमली ये क्या कर रही है। तो बोला कि राजमाता ने कहा था यहाँ पार्टी होने वाली है और मैं पार्टी के लिए यहाँ शराब लेके आई हूँ। तो रणमल ने शराब पी और भारमली पिलाती गई। जब तक पिलाती गई तब तक जो रणमल है उस पे शराब का नशा बुरी तरह से चढ़ने जाए। जो वो शराब के नशे में पूरी तरह चढ़ गया था, तब चुंडा जी ने रणमल की हत्या कर दी। उधर पास में ही वो जोधा जी के बेटे, वो कहीं पे बैठे बैठे शतरंज खेल रहे थे, और उन्हें मारवा वो मेवाड़ वाले कहे कि अच्छा जोधा जी आप तो शतरंज बड़ी अच्छी खेलते हो। तो जोधा जी मन ही मन मुस्कुराए, अच्छा मेरी तारीफ हो रही है। तो बोला कि वैसे आपके पिताजी भी बहुत अच्छी शराब पीते हैं, पर इस शराब का क्या परिणाम होगा ये तो हमें भी नहीं पता। अब आप भी देख लीजिए अपने शतरंज का परिणाम। तो उनके दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या किया कि वहां से मेवाड़ से भाग निकले, और मेवाड़ से भागकर वो बीकानेर के पास में गांव पड़ता है काहुनी, काहुनी गांव में आए और वहां पे शरण ली। कि बोला कि मैं तो इतना दूर चला जाऊं कि ये पीछे पीछे मेरे भागते भी पीछे पीछे आए तो इनको काफी वक्त लग जाना चाहिए। तो ये काहुनी गांव के पास आए और शरण ली। और इस तरह से मेवाड़ में जो असुरक्षा का माहौल बन रहा था ना, उस माहौल को सुरक्षा के माहौल में तब्दील किया गया था। फिर चुंडा जी ने कहा कि रणमल की हत्या तो कर दी गई है, परंतु इससे जो मारवाड़ के ना लोग, इनका अभी भी दबदबा बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि क्यों ना इस मारवाड़ के जो राजधानी है मंडोर, इसी पे अधिकार कर लिया जाए। चुंडा ने क्या किया था, जो मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी थी मंडोर, उस मंडोर पर अधिकार कर लिया था।
फिर काफी समय बाद ऐसा हुआ कि जोधा है वो कुंभा से समझौता करना चाहता था, और किसी ने सुझाव भी दिया था कि भाई है ना, कुंभा और जोधा के मध्य समझौता हो जाना चाहिए। भाई जो कुछ हुआ था उसमें वो तो रणमल ने किया था, इसमें जोधा का तो कोई दोष नहीं है, तो क्यों ना जोधा और कुंभा के मध्य समझौता करवा दिया जाए। तो कुंभा और जोधा के मध्य आंवल बांवल की संधि हुई थी। आंवल बांवल की संधि हुई, और ये हुई थी 1453 में। तो इस संधि के पश्चात कुंभाजी ने जोधाजी को मंडोर वापस दे दिया, और उन्हें कहा कि आप मंडोर के अपना अधिकार कर सकते हैं। इसके पश्चात कहा कि भाई है ना, मेवाड़ और मारवाड़ है, इसकी सीमा किससे बनाया जाए। तो जो सोजत है, पाली का पाली में जगह पड़ती है सोजत, सोजत है, वो वैसे भी सब लोगों ने पढ़ा ही होगा कि वहाँ की मेहंदी बहुत फेमस है, जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो इस सोजत को ना मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा मान लिया गया था। इसके पश्चात जोधा जी ने प्रस्ताव रखा कि कुंभा जी, जब समझौता हो ही रहा है, सारी परिस्थितियां नॉर्मल हो ही रही है, तो क्यों ना हम एक और शुभ कार्य और साथ में कर ले। कुंभा जी ने पूछा कि कौन सा कार्य। कि बोला कि आपका राजकुमार भी विवाह योग्य है, मेरी राजकुमारी भी विवाह योग्य है, क्यों ना इन दोनों का विवाह कर दिया जाए। तो कुंभा जी ने बोला ठीक है। तो कुंभा के बेटे थे रायमल, रायमल की शादी है, वो जोधा की राजकुमारी थी श्रृंगार कंवरी, इस श्रृंगार कंवरी के साथ में इनका विवाह कर दिया गया था। फिर जो महमूद खिलजी था, मालवा का शासक, इस मालवा के शासक के दिमाग में काफी दिनों से बदला लेने की इच्छा हो रही थी। इधर जो गुजरात के शासक थे कुतुब शाह, कुतुब शाह भी वो कुंभा से बदला लेना चाहते थे, पुराना को बदला लेना चाहते थे। परंतु दोनों को ही पता था कि जब कुंभा शासन राज्याभिषेक हुआ ही था, शासन संभाला ही था, तभी उन्होंने मालवा को इतना बुरी तरह पराजित कर दिया था। अब तो उनके साथ में चुंडा जी भी है। अब अगर हमने किसी एक ने आक्रमण किया, तो वो हमारे राज्य भी अपने राज्य में मिला लेंगे, और हमें वो मौत के घाट उतार देंगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक को साथ में और मिला लिया जाए, एक से भले दो। तो उन्होंने संधि की थी, चांपानेर की संधि। ये 1456 में की थी। गुजरात के शासक कुतुब शाह और मालवा के महमूद खिलजी, ये दोनों साथ में मिल करके कहा कि हम कुंभा को मिल करके पराजित करेंगे, और जब मेवाड़ पर हम अपना अधिकार कर लेंगे, तो आधा आधा बांट लेंगे दोनों में। पर इन्हें क्या पता था कि ये दोनों ही बंट जाएंगे। तो इन दोनों ने बोला कि एक साल तक हम लोग युद्ध की तैयारी करेंगे। तो 1457 में इन्होंने बदनौर का युद्ध किया था। इस बदनौर के युद्ध में कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेना, गुजरात और मालवा, इन दोनों राज्यों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। और इसके पश्चात सिरोही के एक शासक थे सहसमल देवड़ा, कुंभा ने सहसमल देवड़ा को भी पराजित कर दिया। फिर इससे इसी दौरान नागौर में शासन को लेकर के संघर्ष चल रहा था शम्स खां और मुजाहिद खां के बीच में। शम्स खां और मुजाहिद खां, इन दोनों के मध्य नागौर पर अधिकार को लेकर के संघर्ष चल रहा था। जो शम्स खां है, इन्होंने राणा कुंभा से सहायता मांगी थी, और जो मुजाहिद खां है, इन्होंने गुजरात के कुतुब शाह है, उनसे सहायता मांगी थी। तो जो कुतुब शाह है ना, वो राणा कुंभा पर इसलिए आक्रमण करना चाहते थे क्योंकि नागौर में जब संघर्ष चल रहा था ना इन दोनों के मध्य, तब मुजाहिद खां का सपोर्ट किया था कुतुब शाह ने,
और इधर शम्स खां का किया था राणा कुंभा ने। और जो मुजाहिद खां है ना, ये शम्स खां से पराजित हो गया था। भाई कुंभा जिसे सपोर्ट करेंगे उसकी जीत होगी, तो शम्स खां से मुजाहिद खां पराजित हो गया था। इस वजह से भी कुतुब शाह इनसे बदला लेना चाहता था, इसीलिए उन्होंने पहले संधि की ओर युद्ध किया था। तो शम्स खां और मुजाहिद खां इनमें संघर्ष के दौरान शम्स खां की जीत हो गई थी। तो ये तो है कि कुंभा है उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, कौन सी संधियां की थी, और उनके शासनकाल के दौरान क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था। तो अब हम लिखते हैं राणा कुंभा के बारे में। हेडिंग लगाइए राणा कुंभा। राणा कुंभा इनके पिता थे राणा मोकल। माता है वो थी सौभाग्यवती परमार। संरक्षक था रणमल। अब लिखिए, राणा कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया, इसलिए इन्होंने मालवा के महमूद खिलजी से युद्ध किया था। कौन सा युद्ध किया था? सारंगपुर का युद्ध। लिखिए, इसलिए इन्होंने मालवा के महमूद खिलजी से सारंगपुर का युद्ध किया था। पोस्टुम लिख दीजिए 1437। फिर लिखिए, राणा कुंभा ने इस जीत की याद में, सारंगपुर के युद्ध में वो जो विजय प्राप्त की थी उसकी याद में, इस जीत की याद में मेवाड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। फिर लिखिए, रणमल है, रणमल का मेवाड़ के दरबार में प्रभाव बढ़ रहा था। फिर लिखिए, रणमल ने सिसोदियों के नेता राघव देव की हत्या करवा दी। फिर लिखिए, हंसाबाई ने इस घटनाक्रम के पश्चात चुंडा को मालवा से वापस बुला लिया। फिर लिखिए, चुंडा ने भारमली नामक दासी की सहायता से रणमल की हत्या कर दी। फिर लिखिए, जोधा है वो भाग करके बीकानेर के काहूनी गांव के पास में शरण ली। बीकानेर के पास काहूनी गांव में शरण ली। फिर लिखिए, चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। फिर लिखिए, आंवल बावल की संधि। आगे लिख दीजिए 1453। फिर लिख दीजिए, कुंभा और चुंडा के मध्य हुई, सॉरी, कुंभा और जोधा के मध्य हुई, कुंभा और जोधा के मध्य हुई। फिर लिखिए, इस संधि के पश्चात सोजत को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा माना गया। उसके आगे लिखिए, जोधा को मंडोर वापस लौटा दिया गया। फिर लिखिए, जोधा की राजकुमारी सिंगार कंवर और कुंभा के बेटे रायमल की शादी कर दी गई। फिर आगे लिखिए, चांपानेर की संधि। चांपानेर की संधि को लिखिए, मालवा के शासक महमूद खिलजी गुजरात के शासक कुतुब शाह के मध्य हुई। नीचे लिख दीजिए उद्देश्य। उद्देश्य था कुंभा को पराजित करना। फिर लिखिए, बदनौर का युद्ध। इसका आगे लिख दीजिए 1457। फिर लिखिए, कुंभा ने इस युद्ध में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया। फिर आगे लिखिए, कुंभा ने सिरोही के शासक सहसमल देवड़ा को पराजित किया। फिर लिखिए, नागौर। इस तरह से लिख दीजिए आप। शम्स खां और मुजाहिद खां। फिर नीचे लिखिए, इन दोनों में शासन को लेकर के संघर्ष था। राणा कुंभा ने शम्स खां को समर्थन प्रदान किया। फिर लिखिए, राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां।
कुंभा है, इन्हें राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। तो इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक। इन्होंने, हमने अभी पढ़ा था कि जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था उसमें विजय के पश्चात कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ है ये चित्तौड़ में स्थित है। इसके बहुत सारे नाम है विजय स्तंभ के, जैसे कि इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, इसे गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है, इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है, इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है। जो हिंदू देवी देवता हैं, इनकी इन सभी देवी देवताओं की यहाँ पे बड़ी संख्या में मूर्तियां लगी हुई है। ये जो विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला इमारत है और इसकी जो तीसरी इमारत है ना उस पर अल्लाह शब्द है वो लिखा हुआ है, वो भी 9 बार और अरबी भाषा में। जबकि इसकी जो 8वीं मंजिल है वो बिल्कुल प्लेन है, उस पर कोई मूर्ति नहीं बनी हुई है। अब ये लंबा कितना है? तो ये 122 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा है। तो इसके बारे में लिख लीजिए विजय स्तंभ, उससे पहले लिख दीजिए सांस्कृतिक उपलब्धियां, आगे लिखिए कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। फिर लिखिए विजय स्तंभ 1 नंबर लगा करके। विजय स्तंभ में लिखिए ये चित्तौड़ में स्थित है। फिर लिखिए मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया। फिर लिखिए ये 122 फीट ऊंचा एवं 30 फीट चौड़ा है। फिर लिखिए ये 9 मंजिला इमारत है। फिर लिखिए इसकी तीसरी मंजिल है, इस पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है अरबी भाषा में। फिर लिखिए इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। इसके अन्य नाम लिख दीजिए कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश और मूर्तियों का अजायब घर, यह सब है इसके अन्य नाम है। फिर लिखिए विजय स्तंभ राजस्थान की वह पहली इमारत है जिस पर राज्य सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। कोष्टक में लिख दीजिए 15 अगस्त 1949। फिर लिखिए विजय स्तंभ है ये हमारे राजस्थान की कुछ संस्थाएं हैं जिनका लोगो है। तो विजय स्तंभ प्रतीक, आगे लिख दीजिए राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जो अभिनव भारत, अभिनव भारत है इसका आगे कोष्टक में लिख दीजिए। हम जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो उसमें नाम आता है वीर सावरकर का। इन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था, वो था अभिनव भारत। जो अभिनव भारत है ना इसका जो लोगो था ना वो विजय स्तंभ। इसके वास्तुकार में लिखिए जेता, पोम्मा, पुंजा और नापा। यहाँ पे लिख देती हूँ जेता, पोम्मा, पुंजा और नापा। जो विजय स्तंभ है इस पर एक प्रशस्ति भी लगवाई थी राणा कुंभा ने। उस प्रशस्ति के लेखक थे अत्रि और महेश, अत्रि और उसका बेटा महेश।
ये दोनों हैं वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक है। अब आगे लिखिए, एक बॉक्स बना लीजिए, उसमें लिख दीजिए जैन कीर्ति स्तंभ। जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये 7 मंजिला इमारत है, ये भी चित्तौड़ में स्थित है, 7 मंजिला है। इसका निर्माण है वो जैन व्यापारी जिज्ञासा बघेलवाल ने करवाया था। जिज्ञासा बघेलवाल है, ये जैन व्यापारी थे और इन्होंने इस स्तंभ का निर्माण है ना वो 12वीं सदी में करवाया था। बारहवीं सदी में करवाया था और ये भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है, इसलिए इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। तो इसके बारे में लिख दीजिए जैन कीर्ति स्तंभ। फिर निर्माता लिखिए जिज्ञासा बघेलवाल, समय में लिख दीजिए 12वीं सदी। फिर लिख दीजिए ये भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है, इसलिए इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। फिर नीचे लिखिए कवि राजा श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में उल्लेख किया है कि मेवाड़ के 84 किलो में से कितने दुर्ग है, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया है। ये किसने उल्लेख किया है? तो कवि राजा श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में कहा है कि जो मेवाड़ के 84 दुर्ग है उनमें से 32 का निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। अब इसमें पहला कौन दुर्ग के बारे में लिख दीजिए कुंभलगढ़। जब हम अपनी इंडियन एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अब उसमें पढ़ते हैं मौर्य शासक अशोक के बारे में। अशोक के उत्तराधिकारी में पढ़ते हैं दशरथ और संपत्ति का नाम। जो संपत्ति है ना इसने कहते हैं कि जो कुंभलगढ़ था ना यहाँ पे पहले किसी दुर्ग का निर्माण करवाया था और जो खंडर थे ना उस दुर्ग के उन खंडरों पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। लिख दीजिए कुंभलगढ़। आगे लिख दीजिए संपत्ति द्वारा निर्मित दुर्ग के खंडरों पर कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसका वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था मंडन। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके लिए कहा जाता है कि ये मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी थी। मतलब कि जब भी चित्तौड़ में कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती ना तो उस विपरीत परिस्थिति में यहाँ का जो राज परिवार है वो कुंभलगढ़ में शरण लेने के लिए जाता था। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका जो दुर्ग का जो सबसे ऊपरी स्थान है ना वो है कटारगढ़। कटारगढ़ नामक एक महल है वो इस कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा स्थान है और ये कटारगढ़ है ये राणा कुंभा का निजी आवास था और ये इतनी ऊंचाई पर स्थित था कि कहते हैं कि पूरे मेवाड़ को देखा जा सकता था यहाँ से, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है कटारगढ़ को। इसके अलावा कुंभलगढ़ है यहाँ से जो मारवाड़ के लिए जो सीमा थी ना वो मारवाड़ की सीमा भी दिखाई देती थी और इधर है वो पूरा मेवाड़ दिखाई देता था। तो इसलिए इसे कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है कि यहाँ से दोनों तरफ देखा जा सकता था यहाँ रह करके। फिर ये काफी ऊंचा दुर्ग है। तो जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के बारे में हम जितने राजस्थानियों को नहीं पता है ना उतना तो जेम्स टोड जानते थे। तो जेम्स टोड ने कहा कि जो भारत की कुतुब मीनार है ना
उसकी अगर राजस्थान की किसी इमारत से तुलना की जाए न, तो वो है कुंभलगढ़। कि जितनी ऊंची कुतुब मीनार है ना, उतना ही ऊंचा है यह कुंभलगढ़। फिर एक और विद्वान थे फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने कहा कि जो रोम का टार्जन टावर है ना, इसकी अगर किसी राजस्थान की इमारत से तुलना की जाए तो वो है हमारा कुंभलगढ़। तो आप कुंभलगढ़ के बारे में लिख दीजिए। पहले लिखिए, संपत्ति द्वारा निर्मित दुर्ग के खंडरों पर राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया। फिर लिखिए वास्तुकार मंडन। फिर इसमें लिखिए कुंभलगढ़ का सबसे ऊपरी स्थान कटारगढ़ है। आगे डॉट करके लिख दीजिए। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। फिर लिखिए कटारगढ़ राणा कुंभा का निजी आवास था। फिर लिखिए कुंभलगढ़ को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कहा जाता है। फिर लिखिए कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। फिर लिखिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ में भी प्रशस्ति लगी हुई है। लिखिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति। फिर आगे लिखिए महेश। हमने अभी पढ़ा था ना कि विजय स्तंभ इस प्रशस्ति के लेखक है वो अत्रि और महेश है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है ना, इसके लेखक है महेश। इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म और पवित्रता का रक्षक कहा गया है। कुंभा के लिए उपाधि क्या दी गई है? धर्म और पवित्रता का रक्षक। फिर आगे लिखिए अचलगढ़। अचलगढ़ है, इसमें लिखिए 1453 में राणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर कुंभा ने कुछ और भी दुर्गों का निर्माण करवाया था, जैसे बासंती दुर्ग, मचान दुर्ग, भोमठ दुर्ग। ये दोनों है ना, ये सिरोही में स्थित है। और जो बासंती और मचान दुर्ग है ना, इनका निर्माण करवाया था मेरू को नियंत्रित करने के लिए। इसे नियंत्रित करना था, मेरू को नियंत्रित करने के लिए। और जो भोमट दुर्ग था ना, इसका निर्माण करवाया था भीलों को नियंत्रित करने के लिए। भील थे, उनको नियंत्रित करने के लिए। फिर आप कुंभा ने कुछ मंदिरों का भी निर्माण करवाया था, उसके बारे में लिखिए। मंदिरों में पहला लिखिए कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम भी कहते हैं, इसे कुंभ स्वामी भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण कुंभा ने 3 जगह करवाया था, चित्तौड़ के किले में, कुंभलगढ़ दुर्ग में और अचलगढ़ में। तो इसमें लिख दीजिए चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। इन 3 जगहों पर इस मंदिर का निर्माण करवाया। फिर कुंभा है, इनके एक मंत्री थे वेल का भंडारी। यह वेल का भंडारी है, इन्होंने श्रृंगार चौरी नामक एक मंदिर का निर्माण करवाया था। जो ये श्रृंगार चौरी मंदिर है, ये जैनों के तीर्थंकर शांतिनाथ को समर्पित है, इसलिए इस मंदिर को शांतिनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। फिर कुंभा के समय में पाली में जगह पड़ती है रणकपुर। रणकपुर के जो जैन मंदिर है ना, इनका निर्माण भी हुआ था। इन मंदिरों का निर्माण है वो धरणक शाह नामक एक व्यापारी थे, इन्होंने करवाया था 1439 में।
इनका निर्माण कब हुआ था? 1439 में। निर्माता कौन थे? ये जैन व्यापारी थे द्रणसा। इन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनमें जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो है चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर है, ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर में बहुत सारे स्तंभ है। कहते हैं कि इस मंदिर में 1444 स्तंभ है। इसलिए इस मंदिर को स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। इस जो ये मंदिर है, इनके वास्तु का अर्थ है देवपाग। देवपाग है वो इन मंदिरों के वास्तुकार थे। अब लिखिए राणा कुंभा के साहित्य के बारे में। तो राणा कुंभा है, ये एक बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे और ये बहुत अच्छी वीणा बजाते। इनके गुरु का नाम है सारंग व्यास। सारंग व्यास है वो कुंभा के संगीत गुरु थे। कुंभा के संगीत गुरु है वो सारंग व्यास थे। कुंभा ने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है, जिनमें जो मुख्य मुख्य पुस्तक है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इन पुस्तकों में प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी है? तो कामराज रतिसार, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा, संगीत सुधा और सुधा प्रबंध, ये कुंभा की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। जो कामराज रतिसार है, इसके 7 भाग है। कामराज रतिसार पुस्तक है, इसके 7 भाग है। और जो संगीत राज है, इसके है 5 भाग। 5 भागों में लिखिए। पहला भाग पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये थे कुंभा की कुछ प्रसिद्ध पुस्तक। इनके अतिरिक्त कुंभा ने कुछ टीकाएं भी लिखी थी। जयदेव नामक विद्वान थे, उन्होंने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी थी। इस गीत गोविंद पर कुंभा ने टीका लिखी थी, उसका नाम था रसिक प्रिया। गीत गोविंद पुस्तक पर कुंभा ने टीका लिखी, उस टीका का क्या नाम था? रसिक प्रिया। इसके अलावा बाण भट्ट की चंडी शतक, बाण भट्ट की पुस्तक थी चंडी शतक, इस पर भी टीका लिखी थी कुंभा ने। इसके अलावा एक विद्वान थे सारंगधर, इनकी पुस्तक थी संगीत रत्नाकर, इस पर भी टीका लिखी थी इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने 4 ड्रामा लिखे थे। क्या लिखे थे? नाटक, मेवाड़ी भाषा में। इन्होंने मेवाड़ी भाषा में 4 नाटक लिखे थे। अब आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे। कुंभा के बारे में थोड़ा और बचा हुआ है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।